नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह राजनीतिक दल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिटी सेक्शन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे बनता है। इस समय आप जान रहे हैं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। जाहिर सी बात है राजनीतिक दलों से क्वेश्चन बनना एक स्वाभाविक बात हो जाती है। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या है कि भारत में देखेंगे भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में। इसलिए अभी आप देखेंगे जो आम आदमी पार्टी है उसको राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए बहुत ये जो पॉइंट है बेसिक पॉइंट इसका जीएस पॉइंटर का ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय यानी राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है या वह संबंधित राज्य के किसी आय विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मत का 6% और न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त करता है। तो अगर वह लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है तो 8% वोट उसको प्राप्त होना चाहिए और विधानसभा में लड़ रहा है तो 6% वोट प्लस 2 सीटें पाना अनिवार्य है। उसके बाद किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनाव या उन राज्यों में विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मत का कम से कम 6% मत और साथ ही साथ कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। दूसरा, उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों में चुने गए हों या वह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। तीसरा वाला क्राइटेरिया सबसे आसान है, याद रखने वाला है। 4 राज्यों में अगर आपको राज्य स्तरीय दल प्राप्त है तो आप खुद ब खुद राष्ट्रीय पार्टी में आ जाएंगे। इसको रफ करते हो गया। चलिए अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। किससे प्रभावित था देखेंगे, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। 1999 में किस पार्टी के विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, वह देखेंगे कांग्रेस पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे भारतीय जनता पार्टी के गठन में। वर्तमान में भारत में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है कौन से हैं? भाजपा है, कांग्रेस है, बसपा है, सीपीआईएम है, नेशनल पीपल पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। कुल 6 लोग हैं, ये ध्यान रखिए कुल कितने हैं? 6 लोग हैं। कांग्रेस, भाजपा, सीपीआईएम और अकाली दल में से क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? अकाली दल है, ये आप जानते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है कौन? तेलुगुदेशम देशम जो है वो राष्ट्रीय जो है राजनीतिक दल नहीं है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, आपको पता है ये आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई क्योंकि इसने इतने वोट प्राप्त किए हैं, सीटें प्राप्त की हैं, जिसकी वजह से हो गए। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? BR अम्बेडकर थे। ये प्रश्न कई बार प्रश्न तक की परीक्षाओं में आ चुका है और पेटेंट टाइप का प्रश्न है, तो याद रखिएगा इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? BR अम्बेडकर थे। मुझे याद है ये क्वेश्चन जो हुआ था वो जो यूपीएससी की तरफ से EPFO का पेपर होता है ना, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। फिर ये प्रश्न आप यूपीपीसीएस में भी देख चुके हैं। लोग अक्सर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के जो संस्थापक के रूप में जो है
वो लाला लाजपत राय को टिक करते हैं, क्योंकि लाला लाजपत राय जो थे वो कृषक समाज के संगठन और इस तरह के संगठन में बहुत सक्रिय हुआ करते थे। तो लोग अक्सर उनको टिक कर देते हैं कि लेबर पार्टी से शायद वो मिले हों, लेकिन नहीं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे वो देखेंगे आप, अंबेडकर साहब थे। भीमराव अंबेडकर ने स्थापना की थी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एंड इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की थी। सीपीआई 1925 में बना, सीपीएम 1964 में, एआईएडीएमके 1972 में, तेलुगु देशम 1982 में बना। इस तरह के प्रश्न जो आते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, ये सब प्रश्न छोड़ने वाले होते हैं। अगर आ रहा है टिक कर दीजिए, नहीं आ रहा हो तो छोड़ दीजिए, छूइए नहीं, क्योंकि ये केवल आपका नंबर ही कम कराने वाले होते हैं। इस तरह कौन याद रखेगा किस पार्टी का। मान लीजिए ये सीपीआई है, ये 1925 किसी ने याद रख लिया गलती से, बिपिन चंद्रा या तो कभी स्पेक्ट्रम में पढ़ के, लेकिन उसके बाद की दिक्कत होगी ना। इसीलिए अगर प्रश्न एकदम सटीक आए तो ठीक है, नहीं आ रहा है, 1% भी कंफ्यूजन है, इस तरह के प्रश्न छोड़ दिया करिए। बहुजन समाज पार्टी 1984 में, तेलुगु देशम पार्टी 1982 में, समाजवादी पार्टी 1992 में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में बनी है। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दल सीपीआई और सीपीआईएम में हुआ था। कब? 1964 में हुआ था। भारत के प्रमुख ट्रेड यूनियन एवं उनके दलीय संबंध का सही सुमेल है क्या? भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सेंटर ऑफ इंडिया इंडिया ट्रेड यूनियंस, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो मार्क्सवादी जो है उनके लिए हैं। चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में संबंधित है क्या? राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस उस योजना का उद्देश्य था। इस उद्देश्य तो यही था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी किसको, आप देखेंगे, इसको जो है गैर संवैधानिक घोषित कर दिया है, आप ये जान रहे हैं। तो इसकी जो हो सकता है अब की बार जो ये प्रश्न है वही रिपीट कर दे कि 2018 में जो चुनावी बॉन्ड बनाएगा तो उसके वो किस उद्देश्य से बनाएगा। तो याद रखिएगा इस योजना का उद्देश्य क्या था? चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना था, जो कि कहीं से भी पारदर्शी नहीं था। फिर है चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस था क्या वैध रहेगा? ये बात सही है। फिर देखेंगे पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। तो ये भी आप देखेंगे सही है एक प्रकार से। फिर है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडे में कुछ नीति निर्देशक, कुछ वादे और कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत समाहित हैं। वह बहुत से चीजों के वृहत विस्तार में चर्चा करता, दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण लेकिन नहीं कर रहा है। अब भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं, ना कि मतों का बहुमत पाने वाले। फिर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, की बात ये अच्छे से पढ़ लीजिए कि भारत के केंद्रीय लोकसभा या राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दलों की सरकार बनाते रहते हैं, ना कि मतों का बहुमत पाने वाले। मान लीजिए जैसे कि अभी सोच लीजिए 275 सीटें चाहिए लोकसभा में अपने आप को स्थापित करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी को। ऐसे ऑप्शन के तौर पर देख लेते हैं कि 250 सीटें अगर मान लीजिए इस 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्राप्त होती है, तो उसे 25 सीटें और चाहिए। तो वो क्या करेगी? अपने अलायंस को ढूंढेगी, अपना और गठजोड़ बढ़ाएगी, वो 25 सीटें और पाके जो है वह सरकार बनाएगी। तो यहाँ पर जो है सीटों का जो है अदला बदली होती है, ना कि मतों का, कि कितने मत तुमको पड़े, कितने वोट तुमको पड़े, इसका नहीं होता है। जिसके पास जितनी सीटें होती हैं वह जो सरकार बनाता है। तो इसमें ये बोला जा रहा है। फिर है कारण में क्या है कि बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचन में प्राप्त मतों की अपेक्षित
बहुलता के आधार पर ही प्रमाण जो है परिणाम का निर्णय होता है, यानी कि बहुमत प्रणाली पर आधारित बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचन का मतलब ये क्या होता है कि किस किस को कितनी सीटें मिली। हाँ, उसके जिसको ज्यादा सीटें मिली वही कह रहा, बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षा बहुदल के आधार पर ही परिणाम का जो है निर्णय होता है। तो याद रखिएगा, जो निर्णय होता है वो आपको किस पे प्राप्त होता है, वो बहुमत प्रणाली पे प्राप्त होता है। तो दोनों ही एक दूसरे की सही बातें और सही व्याख्या भी कर रहा है। अब है संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आपको ये पता है, अभी हाल ही में जो सितंबर में, पिछले साल सितंबर अक्टूबर में जो G20 की मीटिंग के बाद आप देखेंगे कि एक विशेष सत्र बुलाया गया था। इस विशेष सत्र का उद्देश्य ही था कि एक बिल पास करना था जो नारी शक्ति वंदना विधेयक था। तो उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। तो उसमें लिखा, उसमें विधेयक पास करना पड़ा ना कि 33% आरक्षण देने के लिए, उसके लिए बिना विधेयक के नहीं हो सकता है। तो ये कह रहा है कि आवश्यकता नहीं है संविधान संशोधन की, जो कि गलत है, ये वाला गलत है। फिर चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आप देखेंगे इस बार जहां तक मुझे सुनने में आ रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने इसमें अपना, कहते हैं, काफी ज्यादा योगदान दिया। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? चुनाव आयोग को। याद रखिएगा, चुनाव आयोग ही राष्ट्रीय दल और कहते राज्य स्तरीय दल का दर्जा देता है और दर्जा छीनता है, ये कि कोई, ना कि राष्ट्रपति या संसद के द्वारा होता है। अब है भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन में सही है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये बात सही है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जो 4 या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, तो तीनों ही सही बातें हैं। अब भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, तो दोनों बात तो सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है कि भारत में अस्थायी जो स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं, सही बात है। हर 5 साल बाद चुनाव होने के बाद कोई दूसरा दल आ जाता है, तो यहाँ इसका कारण ये होना चाहिए था क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और यहाँ बहुमत के आधार पर सीटों का वर्गीकरण होता है। तो वो अगर कारण होता तो कथन कारण सही हो तो सही व्याख्या होती, लेकिन ये नहीं है कि अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है। ये दोनों तो सही है लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब है आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। एक दबाव समूह माना जाता है मजदूर संघ के सदस्य को। आप देखेंगे कि अभी 2 साल पहले क्या हुआ था कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी थे उनको कुछ उनके पदों में कुछ चेंजेस आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, हड़ताल कर दी थी। तो वो क्या बना था, फिर उसके बाद जो है वो आप देखेंगे कि वो एक संघ बनाकर, मजदूर संघ बनाकर सरकार के ऊपर दबाव बना रहे थे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि ट्रक ड्राइवर या जो भी जितने भी ड्राइवर होते हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान लाए गए थे कि अगर उनको एक्सीडेंट करने में भागते हैं तो इतने साल की सजा होगी, प्लस उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। तो पूरा जो देश के जितने भी वो थे, कहते हैं ट्रक ड्राइवर या जो भी ड्राइवर लोग थे, उन्होंने हड़ताल कर दी थी। तो क्या हो गया था, वो दबाव समूह के रूप में सरकार पे काम किया था। अब है उसके आगे स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया जो है रजनी कोठारी समिति ने किया था। दल बदल निरोध अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ था 15 फरवरी 1985 का। अब ये कौन सा संविधान संशोधन, तो ये आप कमेंट करिएगा। भारतीय राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली थी कब, 1985 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संवैधानिक मान्यता कब मिली, 1985 को मिली। अब उसके आगे देखेंगे, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दलों में किस स्थिति में
मान्य होता है वह होता है कि जब विधान दल में कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो जाएं। तो अगर 2/3 सदस्य विलय के लिए सहमत हो जाएंगे तो अपने आप उनका उसमें विलय हो जाएगा। एक बार देख लिए कितना लंबा है, ज्यादा नहीं, बस हो गया। अच्छा, अब है कि भारत राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारत में एक दल के आधार पर होने वाली निहिरताओं पर अपवाद माना जाता है यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल के सदस्यता छोड़ देता है। यदि ऐसे पद पर न रहने के पश्चात वह राजनीतिक दल पर पुनः सम्मिलित हो जाता है। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में सही कथन क्या है? यह कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्देशित विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। यह कानून कोई समय अवधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामले पे विनिश्चित करना होता है। मतलब कि जो दल बदल आधार पर जो वो होता है, अध्यक्ष होता है, वह कभी भी डिसीजन ले सकता है, उसके लिए कोई समय बंधता नहीं है। इसमें भी आप काफी ज्यादा करंट के मुद्दे भी देख लीजिएगा। अब दल परिवर्तन विरोध निधि 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था, जम्मू और कश्मीर को अधिनियमित कर दिया गया था। अब है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए 54 सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु लोकसभा की सदस्य संख्या 543 का न्यूनतम 10% 54.3 है या 54 सदस्य संबंधित पार्टी के होने चाहिए। अब साम्यवादी दलों के संयुक्त रूप से भूपोटन आंदोलन चलाया था आंध्र प्रदेश में। कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवित बनाना। कथन है भारत में लिखित संविधान है, क्योंकि उसका कारण क्या बता रहा है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संकेत करता है। दोनों तो सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें पढ़ेंगे संविधान संशोधन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से प्रश्न जरूर बनता है। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।